बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज आप लोगों के साथ मैं आपका जो फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करूंगा और आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको फिर अपनी प्रिपरेशन में आसानी हो। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे और उनकी तरतीब कैसे होगी और हमने कौन कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर करके आना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एज़ यूजुअल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ये टोटल 10 एमसीक्यूज़ होंगे इसके अंदर, इसलिए मैंने टोटल इसके जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो 10 लिखे हैं और इसके अंदर जो मार्क्स होंगे वो 10 होंगे, यानी कि एक एमसीक्यूज़ 1 मार्क का होगा। और आपने इसमें ये ख्याल करना है कि जो आपके ऑप्शंस होते हैं, अगर आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं तो आपने किसी एक प्रॉपर एक ऑप्शन को जो है वो वहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप किसी 2 पे आप लगा देंगे, टिक लगा देंगे, या फिर आप एक रिमूव करके फिर दूसरा लगा देंगे तो वो आपकी गलती हो सकती है। तो इसलिए आपने ख्याल करना है, एहतियात से यहाँ पे काम करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम एक और डिस्कशन करेंगे वो, लेकिन वो अलग से होगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके बाद हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है ये 2 तरीके का होता है। पहला पार्ट जो होता है आपके पास वो होता है जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको आपके फाइनल टर्म के अंदर टोटल क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 5 दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 2 है। तो अगर आप इसके टोटल मार्क्स देखेंगे तो वो कितने मार्क्स बन जाएंगे, 10 मार्क्स बन जाएंगे। तो 10 आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे और 10 आपके जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कहाँ से वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी इसी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 और 5, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है दैट इज़ लॉन्ग पोर्शन है वो आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसके अंदर आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के मार्क्स जो होंगे वो 10 होंगे। और इसकी स्टूडेंट मैं आपको तरतीब बता दूँ, लास्ट टाइम जो हमारी मार्किंग थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो क्वेश्चन पेपर था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो अगर बड़ा सवाल है तो वो पूरे 10 मार्क्स का आ रहा था, और बाज़ औक़ात इस तरह से था कि अगर उसके 2 हिस्से थे तो एक हिस्से को जो था वो 4 मार्क्स का था और जो दूसरा हिस्सा था वो 6 मार्क्स का था। बेसिकली जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो इस तरह से सेटिंग करते हैं कि अगर एक लॉन्ग पार्ट के साथ, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ना, यानी कि 2 पार्ट अगर हैं और एक में जो है वो ज़्यादा वर्किंग करनी पड़े तो उसको 6 मार्क्स का बना देंगे और एक को कितने मार्क्स का बना देंगे, 4 मार्क्स का बना देंगे। अब स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, 3 से आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा और 3 के अंदर क्या होगा, फिर यही क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 4 भी होगा और इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 5 भी होगा। और अगर ये सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, ये आपसे कम्प्लीटली 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्प्लीटली आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया जाए, या अगर आपसे कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि ए और बी करके दिया जाएगा फॉर एग्जांपल, तो ए अगर ए पार्ट हो और यहाँ पे बी पार्ट हो तो हो सकता है जो ए पार्ट हो वो 6 मार्क्स का हो, उसमें थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा हो, और जो बी पार्ट है उसका वो कितने मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो। तो स्टूडेंट जो लास्ट टाइम हमारे फाइनल टर्म थे उसमें हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था कि एग्ज़ामिनर की तरफ से जो पेपर है वो इस तरह से सेटिंग की गई थी पेपर की। चलें अब स्टूडेंट इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी हैं। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज आपके सामने जो है वो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बना लिए हैं, तो अब देखते हैं इनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा और आपने ज़रा इसको जो है वो प्रॉपरली आपने तवज्जो से सुनना है और उसके बाद इसको नोट भी कर लेना है अपनी कॉपी के ऊपर। और जो इसमें मैं मज़ीद सब चीज़ें बताऊँगा जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो आपने उनको भी नोट कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, जो हमारे 5 आने हैं और 5 आने हैं और हर जो वेटेज है हर शॉर्ट क्वेश्चन का वो 2 मार्क्स का वेटेज है। तो इसमें सबसे पहले बात होगी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स, अब स्टूडेंट इसकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं वो भी आपने याद रख लेनी है। अब टाइप से क्या मुराद होगा, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो इनकी आपने और हाँ, इसी के साथ साथ आपने पढ़ा होगा कि सिंगुलर होती है, नॉन सिंगुलर होती है, तो उनको भी आपने प्रॉपरली याद कर लेना है। उनकी मतलब आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर इसे तैयार कर रहे हैं तो आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन याद रखनी है और उसकी एक एग्जांपल जो है वो याद रख लेनी है आपने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट
डिटर्मिनेंट्स जो हैं उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है वो भी आपको पता है, और 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है उसके बारे में भी आपको आइडिया होगा। तो आपने 2/2 और 3/3 की जो इवेल्यूएशन है कि डिटर्मिनेंट को किस तरह से इवेल्यूएट करते हैं, आपने उसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लेना है। इन्वर्स की बात करें तो अगर आपको कोई 2/2 का मैट्रिक्स दिया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि बताएं जी इसका इन्वर्स क्या है, तो आपको इन्वर्स याद होना चाहिए, उसका फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला मैं आपको याद भी करा देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा था, इस तरह से थे, इन्वर्स था, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके बाद हम बात करते हैं कि वेक्टर स्पेस में आपका जो मेन टॉपिक है वो है जी वेक्टर स्पेस। इसमें आपको क्या क्या तैयार करके आना है। तो स्टूडेंट इसमें डेफिनेशंस जो हैं वो आपने तैयार करनी है लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की। ये डेफिनेशंस आपको के साथ शेयर भी हो जाएंगी। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म होगा वो आपने याद करना है, ठीक है। बेसिस क्या होती हैं इनके बारे में भी आपने एक डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद डायमेंशंस, इसके मतलब भी आपने डायमेंशंस की डेफिनेशन याद करनी है, और याद करने के बाद फिर आपने कोई एग्जाम्पल भी आपने क्या कर ली है नहीं इसके अंदर नोट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके बाद हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। डिफरेंशियल इक्वेशन की वैसे तो खुद डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और उसके बाद फिर इसमें जो मेन दो अहम बातें हैं ऑर्डर एंड डिग्री। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि बताएं जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितने के बराबर आ रही है। और स्टूडेंट फिर आपने ना ये दो चीज़ें नहीं याद रखनी हैं। एक तो आपने ना सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये मतलब जब आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे ना तो उसके अंदर आपने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन भी आपने याद रख लेनी है। और आपको मैंने क्लास में भी आपको करवाया था काम के भी एग्जैक्ट को कैसे चेक करते हैं, वो भी आपको उसका क्राइटेरिया याद होना चाहिए, और वो क्राइटेरिया जो है वो एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने ऑर्डर, डिग्री, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्या करनी है, इनकी जस्ट डेफिनेशन जो है वो आपने याद करनी है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम करते हैं रॉन्सियन सोल्यूशन। रॉन्सियन क्या था, एक डिटर्मिनेंट होता था जिसके ज़रिए हम इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। तो स्टूडेंट इसको भी आप याद रखिएगा, अगर इसका पेपर में पूछा जाता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो सिग्निफिकेंस के लिए भी आपने ये जो मैंने आपको बताई हैं कि भी रॉन्सियन क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी ना कि वो ज़ीरो के इक्वल हो तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो क्या होगा। तो ये आपने इसका एक प्रॉपर फार्मूला लिख देना और इसको हल कर लेना है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। स्टूडेंट शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, अगर आपको से सिर्फ इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर आपको कोई 2/2 मैट्रिक्स जो है वो दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आपने इसका क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालनी है और इसका आइगन वेक्टर निकालना है, तो स्टूडेंट ये फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ये याद रहे और इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। टॉपिक भी इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा टॉपिक है, तो आपने इसको बड़े आसानी से मतलब इसको पूरी प्रैक्टिस से याद रखना है। और इसके मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करवाए हुए हैं। तो 2/2 मैट्रिक्स कोई भी आ जाए, आपने किस तरह से उसकी आइगन वैल्यू निकालनी है और उसके आइगन वेक्टर किस तरह से निकालने है, इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन आपने इस पर काम करना है काफ़ी सारा, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन, प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास रो ऑपरेशन आपने सीखी होगी स्टार्टिंग में ही इस कोर्स के, तो रो ऑपरेशन को आपने यहाँ पे परफॉर्म करना है। वेक्टर स्पेस और सब स्पेस, इनके मुताबिक जिस तरह से रियल वेक्टर स्पेस है और उसके बाद सब स्पेस क्या होती है और इसकी एग्जांपल क्या होती हैं, तो ये एक डेफिनेशन के तौर पर आ जाएगी, क्योंकि वेक्टर स्पेस की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इसके एग्जाम लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इसको हमने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी करना है सॉल्व, ठीक है ना। तो वो उसका आपको प्रॉपर मैं मजीद भी आपको गाइड करूँगा इस हवाले से। इसके बाद स्टूडेंट गॉस एलिमिनेशन मैथड जो कि 3/3 मैट्रिक्स के लिए होता है, आपने इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। इसी तरह से स्टूडेंट बर्नौली इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बर्नौली इक्वेशन। और उसके बाद फिर कॉशी एलर इक्वेशन, ये भी रिसेंटली आपके साथ ये वीडियो शेयर हुई है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह से आपने हल करना है। फिर आपने 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स
वो भी कर लेना है, और स्टूडेंट साथ में आपने 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स भी कर लेना है। ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। 2/2 का तो वैसे मैट्रिक लेवल 9 लेवल का होता है, लेकिन आपको 3/3 का भी एक नज़र आपने उसका आइडिया देख लेना है कि वो कैसे फाइंड आउट होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ना हमने दो तरह की इक्वेशंस पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी है कॉशे एलर इक्वेशन। कॉशे एलर इक्वेशन को अगर आप दोबारा देखिएगा तो उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो वेरिएबल कोफिशिएंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कौन से कोफिशिएंट होते हैं, इसके अंदर कौन से इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर होते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है। इसका तरीक़ाकार हमने पिछली वीडियो में सीखा था, वो आप ज़रा उसको दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमने एक क्लास वर्क में सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, और अगर आपको याद हो तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि रियल रूट अगर आएंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट अगर आएंगे तो क्या होगा। लेकिन वो हमने इक्वेशन पढ़ी थी किस हिसाब से पढ़ी थी, कांस्टेंट कोफिशिएंट के हिसाब से पढ़ी थी, यानी कि जब आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाएंगे तो फिर आपने कैसे करना है। तो स्टूडेंट इसमें आप याद करें जब वेरिएबल कोफिशिएंट थे तो हमने y को हमने क्या बनाया था, e की पावर x की पावर जो है वो क्या बनाया था, m बनाया था। और स्टूडेंट इसमें हमने डिफरेंट e की पावर x वाले जो सोल्यूशन थे ना वो हमने किए थे, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको याद दिलाऊं कि y = 1 हमने ये ऐसे पढ़ा था, c1 e की पावर m1x, फिर उसके बाद क्या था c2 e की पावर क्या था m2x पढ़ा था। तो स्टूडेंट ये हमने कब पढ़ा था, जब हमारे रियल डिस्टिंक्ट रूट थे और उसके बाद फिर कोफिशिएंट कौन से थे, कांस्टेंट कोफिशिएंट थे, उसके अंदर हमने इसको यहाँ पे पढ़ा था। उसकी भी एक्सिलरी इक्वेशन हमने बनाई थी। तो इन दोनों में से एक लॉन्ग में आएगा लाजमी तौर पर सवाल, या तो आपका कॉशे एलर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स होते हैं, या वो वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, या फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट यानी कि सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, और वो क्या होगी कि अगर उसके अंदर कांस्टेंट कोफिशिएंट लगे होंगे और उसको फिर आपने जो उसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, m जो है उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें यानी कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके पास लाजमी पेपर में आएगा, फाइनल पेपर में, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारे जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक हैं वो हमारे कौन से रह गए हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद फिर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये भी आपने कर लेना है, और उसके बाद आपने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है ये भी आपने कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट ये एक पॉसिबल पैटर्न है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप सो कि आप इसी के मुताबिक अपनी पूरी की पूरी फुल प्रिपरेशन रखें, और इसमें कोई सा भी टॉपिक, अगर आपको कोई भी टॉपिक जो है प्रॉब्लम करता है तो वो आपने मुझसे लाजमी शेयर करना है। और आपकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर जो आपने 2-3 टॉपिक मुझे बताए थे इंशाल्लाह हम उसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और आई थिंक आपका पेपर भी आई थिंक जुलाई के अंदर मौजूद है, तो तब तक प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलें, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।